दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दबाव समूह। मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दबाव समूह के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये दबाव समूह होता क्या है। दबाव समूह लोगों के संगठित समूह होते हैं जो सिर्फ अपने साझा हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से एक साथ काम करते हैं। और इन लोगों का उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीतियों में बदलाव लाना होता है। ये लोग सरकार और अपने सदस्यों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। दबाव समूह को हित समूह या निहित समूह भी कहा जाता है और ये राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। ये चुनाव में भाग नहीं लेते या फिर ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता की तलाश ही नहीं करते। इनका जो ध्यान है सिर्फ खास कार्यक्रमों और मुद्दों पर होता है और ये सिर्फ सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और संगठन के लिए काम करते हैं। ये जो समूह या दल होता है ये कानूनी और वैध तरीकों से जैसे लॉबिंग, पत्राचार, प्रचार, याचिका, सार्वजनिक बहस और विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखने के जरिए से सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह से मतलब है कि ग्रुप से संगठित ऐसे समूह से होता है जो सरकार से बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति और इसके प्रशासन और निर्णय को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। दबाव समूह को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये समाज में जनहितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पक्ष में सरकारी नीतियों को मोड़ने की कोशिश करते हैं। ये इसके लिए भी सरकार पर दबाव डालते हैं क्योंकि इनका निर्माण वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन राजनीतिक दल जरूर इनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि दबाव समूह अपने द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपनाते हैं। सबसे पहला है चुनाव प्रचार। इसमें समूह के हितों के अनुकूल उम्मीदवारों का समर्थन करना और उन्हें सार्वजनिक पद पर निर्वाचित करना शामिल होता है। दूसरा है लॉबिंग। इसमें दबाव समूह सार्वजनिक अधिकारियों को उनके हितों के अनुरूप नीतियां अपनाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं, भले ही उनका प्रारंभिक रूप कैसा भी हो। तीसरी तकनीक है प्रचार प्रसार, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करने के लिए जनमत को प्रभावित किया जाता है क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें जनता की भावना से प्रभावित होती हैं। तो ये कुछ खास तकनीकें हैं जिसके द्वारा दबाव समूह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो अब देखते हैं कि भारत में दबाव समूह की क्या भूमिका है। दबाव समूह की मुख्य भूमिकाओं में से एक है आम लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करना और ऐसे अल्पसंख्यक समूहों की चिंताओं की वकालत करना जिनकी अक्सर सुनवाई नहीं की जाती। इस समूह में यानी इस दल में अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो सरकार को समाज सुधार के लिए काम करने की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं और ये सरकार के लिए सलाह के वैकल्पिक स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। ये ज्यादातर व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी खास पेशे में ही क्यों ना हो। ये लोग ये तय करने में सहायता करते हैं कि सरकार समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान दे। तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा कि दबाव समूह का मेन उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति करना होता है। अब बात करते हैं दबाव समूह के प्रकारों की। तो हम यहाँ पर दबाव समूह के 4 प्रकारों की बात करेंगे। पहला है संस्थागत दबाव समूह। इन समूह में पेशेवर रूप से कार्यरत व्यक्ति शामिल होते हैं और ये सरकारी मशीनरी का हिस्सा होते हैं। इनका उद्देश्य संवैधानिक जरिए से अपना प्रभाव डालना होता है, जैसे IAS एसोसिएशंस और IPS एसोसिएशंस। दूसरा प्रकार है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। ये जो ग्रुप होता है यानी ये जो दल है ये एक खास दल है जो खास लक्ष्यों और हितों का पीछा करते हैं। इनमें ट्रेड यूनियन, व्यापारियों और उद्योगपतियों के संगठन और नागरिक समूह शामिल होते हैं। तीसरा प्रकार है एकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। ये एक ऐसा दल है जो दंगों, प्रदर्शनों और हत्याओं जैसी कार्रवाइयों के जरिए राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, जैसे नक्सली समूह, JKLF और उल्फा। और चौथा प्रकार है गैर सहयोगी दबाव समूह। ये जो दल होता है ये अनौपचारिक दल होता है जो रिश्तेदारी, जातीयता, क्षेत्र, स्थिति और वर्ग के आधार पर हितों को व्यक्त करते हैं। इनमें जाति समूह, भाषा समूह और बहुत कुछ शामिल है। अब बात करते हैं दबाव समूह की विशेषताओं और दोषों के बारे में। दबाव समूह की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे सुनिश्चित स्वहित और सीमित उद्देश्य। दबाव समूह में वे व्यक्ति संगठित होते हैं जिनके हित और उद्देश्य समान और निश्चित होते हैं और जिनके एक ही प्रकार की रुचि है और ये अपनी गतिविधियां इस विशेष लक्ष्य तक ही सीमित रखते हैं। दूसरी विशेषता औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप में संगठित। दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों का समूह होता है। डॉक्टर इकबाल नारायण और DB ट्रेमिन जैसे विद्वानों का मानना है कि दबाव समूह का औपचारिक रूप से संगठित होना जरूरी नहीं है, ये अर्ध औपचारिक रूप में भी संगठित हो सकते हैं और पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से भी असंगठित हो सकते हैं। तीसरी विशेषता है सीमित और ऐच्छिक सदस्यता। दबाव समूह का वर्गीय हितों से एक खास संबंध होता है, इसलिए इनकी सदस्यता सीमित और ऐच्छिक होती है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक समय में एक से ज्यादा दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। चौथी विशेषता है राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका।
दबाव समूह खुलकर राजनीति में भाग नहीं लेते, बल्कि वो पर्दे के पीछे रहकर छुपे रूप से राजनीतिज्ञों और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पांचवी विशेषता है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। दबाव समूह का मेन उद्देश्य खास हितों की पूर्ति करना होता है, क्योंकि ये लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए उचित और अनुचित, संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकते। छठी विशेषता अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह अपने खास हितों की पूर्ति के लिए ही अस्तित्व में आते हैं और इनका उद्देश्य पूरा होने के बाद इनका अस्तित्व खुद ही समाप्त हो जाता है। इस तरह से इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये बनते हैं और खुद ही समाप्त हो जाते हैं। और सातवीं विशेषता है सर्वव्यापक प्रकृति। दबाव समूह सर्वव्यापी है, जो हर राजनीति व्यवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिकारवादी और स्वेच्छाचारी राज्य व्यवस्था में भी विद्यमान होते हैं। आठवीं विशेषता है जनतांत्रिक प्रक्रिया अभिव्यक्ति के साधन। दबाव समूह अलग तरीकों से खास नीतियों के समर्थन या विरोध में लोकमत को शिक्षित कर आंकड़े इकट्ठे करते हैं और अपने अभिष्ट को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। नौवीं विशेषता है शासन के लिए सूचना एकत्रित करने वाले संगठन। शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं और सरकार को कठिनाइयों से परिचित कराते हैं। 10वीं विशेषता है शासन को प्रभावित करने वाले संगठन। दबाव समूह के पास इस दृष्टि से पर्याप्त शक्ति होती है कि वे अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर एक सफल प्रभाव डाल सके। 11वीं विशेषता है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। दबाव समूह अपने साधनों के जरिए सरकारी निरंकुशता को भी परिसीमित करते हैं। और 12वीं विशेषता है समाज व शासन में संतुलन स्थापित करना। समाज में व्याप्त सभी समूह जैसे व्यापारी, श्रमिक, किसान, जातीय समुदाय, स्त्रियां और धार्मिक समुदाय, ये सभी अपने खुद के हितों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें आपस में प्रतियोगिता करनी पड़ती है, जिसकी वजह से शासन व समाज में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। तो ये तो हुई दबाव समूह की विशेषताएं। अब बात करते हैं दबाव समूह के दोषों की। पहला दोष है संकीर्णता के प्रति। दबाव समूह खास हितों का प्रतिनिधित्व करने के कारण अपने सदस्यों में संकीर्ण दृष्टिकोण को जन्म देते हैं, जो राष्ट्र और समाज के व्यापक हितों के विरुद्ध होते हैं। दूसरा दोष है अप्रजातांत्रिक। दबाव समूह राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन अपनी इस स्थिति के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि अनुत्तरदायी रूप से राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग किए जाने के कारण इन्हें अप्रजातांत्रिक कहा जाता है। तीसरा दोष है सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। ज्यादा शक्तिशाली और साधन युक्त दबाव समूह अपना सामूहिक दबाव डालकर अपनी अनुचित मांगे भी मनवा लेते हैं, जिससे महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितों की उपेक्षा होती है। चौथा दोष है भ्रष्ट आचरण। दबाव समूह भ्रष्ट आचरण के केंद्र है। इनके द्वारा विधेयकों को घूस देने और अनुचित व अनैतिक आचरण के कार्य भी किए जाते हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा दोष है अंतर्राष्ट्रीयता में बाधक। कई बार दबाव समूह अंतर्राष्ट्रीय शांति में भी बाधा डालते हैं, जैसे पश्चिमी देशों के शस्त्र निर्माण और उनके क्रय विक्रय को प्रोत्साहित करने वाले कुछ ऐसे दबाव गुट हैं जो अपने लाभ के लिए तनाव की स्थिति और युद्ध के वातावरण को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो ये थे दबाव समूह के दोष। तो दबाव समूह की विशेषताओं और दोषों के बारे में जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में ये जरूरी हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे समाज बहुत ज्यादा जटिल होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्तियों को ज्यादा प्रभाव पाने के लिए अपने हितों को साझा करने वाले दूसरे लोगों के साथ एकजुट होने की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक राजनीति के लिए परामर्श, बातचीत और कुछ सौदेबाजी जरूरी है, और सरकारों की नीति के दौरान संगठित दबाव समूहों पर विचार करना चाहिए और उनसे परामर्श लेना भी चाहिए।